नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज के 17th लेक्चर में, जो होगा हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का 6th लेक्चर। देखते ही देखते हम 17वें लेक्चर पर आ गए हैं और आज का टॉपिक तो ऐसा धमाकेदार है कि पूछो मत। कोविड प्रोटीन डिकोडिंग, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक बहुत बड़ी छलांग है कि किस प्रकार से कोविड के प्रोटीन का पूरा डिकोडिंग करके उस हिसाब से वैक्सीन्स डिजाइन करने का काम किया गया है। और एक पूरा का पूरा नया विज्ञान का क्षेत्र पिछले एक साल में स्पष्टतः पैदा हो गया। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, प्रोटीन की डिकोडिंग की, और किस प्रकार से प्रोटीन फोल्डिंग होती है और कैसे उसके आधार पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वैक्सीन्स का। तो इसका नाम प्रोटीन फोल्डिंग भी हो सकता था, मैंने जानबूझ के अपने हिसाब से सरल रखने के लिए उसको प्रोटीन डिकोडिंग रखा ताकि हर किसी को समझ में आए। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो बायोलॉजी का टॉपिक हो गया। अरे कोई बात नहीं, तो बायोलॉजी भी सिलेबस में है, लेकिन दरअसल ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। क्यों, आपको अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे लेक्चर 17 में, जो एसएनटी का छठा लेक्चर है। ये रहा सिलेबस, इसी को मैं कवर कर रहा हूँ। 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा। पूरी सीरीज अच्छे से 2 बार देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। गॉड ब्लेस अस ऑल। प्यारे दोस्तों, जरूर जरूर जुड़िएगा 6 तारीख से हमारे एसएनटी क्रैकर कोर्स में। ये पूरा का पूरा यूपीएससी का एसएनटी सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर करेगा। तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और क्रैकर या क्रैकर कॉम्बो में हमारे साथ ज्वाइन करें, टीम से बात करें और आज के आज एनरोलमेंट कंप्लीट करें। शुरू करते हैं कोविड प्रोटीन डिकोडिंग का काम। प्यारे दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट की सीरीज में 7वां है और हमारी टोटल सीरीज में 17वां लेक्चर होगा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का छठा है। कितने सारे नंबर्स हो गए, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे दोस्तों व्हाट एग्जैक्टली आर प्रोटीन्स। तो हमें ये बायोलॉजी का भी हिस्सा कवर करना जरूरी है और सिलेबस में तो है ही, और वैसे भी नॉलेज तो इंजॉयबल होता है। अब तो आप मेरे साथ इतने समय से हो कि ये सब मुझे बोलने की वैसे जरूरत नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटीन फोल्डिंग, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और एग्जाम क्वेश्चन। शुरू करें भैया, व्हाट आर प्रोटीन्स। तो अब जो है मैं आपका बहुत ही बेसिक लेवल का नॉलेज चेक करने वाला हूं। अब जरा पिछले लेक्चर याद करके मुझे बताओ कमेंट थ्रेड में। पहले तो मुझे सब लोग ये बताओ कितने लोगों ने सारे 17 लेक्चर देख लिए, जल्दी से कंफर्म करो। कितने लोगों ने अपने साथियों को हमारे चैनल के साथ जोड़ दिया, ये भी कंफर्म करो। और हर लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, इस पूरी सीरीज को अच्छे से पॉपुलर बनाना है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब आप बताएं, ये 4 चीजें देख के आपको क्या याद आया? आपको याद आया पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा मानव शरीर जो है इन 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स पे टिका हुआ है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। तो ये जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इन पर हमारा पूरा जीवन बना है। आज हमारा पूरा फोकस है दादा प्रोटीन्स पे, और आपको देख के आनंद आ जाएगा कि यार ये क्या कॉम्प्लेक्स चीज इतने करोड़ों सालों में प्रकृति ने बना डाली। तो जब हम बोलते हैं कि इन 4 चीजों पे हमारा जीवन टिका है, तो आइए समझते हैं। हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं? वो सब कुछ करते हैं। ये देखो कितना कुछ प्रोटीन्स कर रहे हैं हमारे शरीर में। प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम भी चला रहे हैं, मसल्स को भी चला रहे हैं, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन किए हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन्स चला रहे हैं, एंजाइम्स पैदा हो रही हैं, हमारे ब्लड में सब तरफ हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं। मतलब अगर आप नाम देखेंगे तो एंटीबॉडीज हो गए, या साइटोकाइंस हो गए, या हीमोग्लोबिन हो गया, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, या केराटिन हो गया, या साइटोस्केलेटन हो गया, या मायोग्लोबिन हो गया। ये सारे के सारे प्रोटीन्स ही तो हैं। तो बिना प्रोटीन के तो ह्यूमन लाइफ हो ही नहीं सकती। ये बड़ा खूबसूरत इंफोग्राफिक है जो एक ही चार्ट में बताता है कि सिर से पैर तक प्रोटीन्स का खेल चल रहा है शरीर में। समझ में आ गया आपको? तो अब हैविंग अंडरस्टूड दिस, इसके बारे में आप में से जो बायो बैकग्राउंड के हैं ज्यादा जानते हैं, आपने तो ये पढ़ाई की है टेक्निकली, तो इसके ऊपर कोई 1-2 प्यारी प्यारी टिप्पणी कमेंट थ्रेड में कर देना। और जो बायो बैकग्राउंड की नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं भैया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, सारी एंटीबॉडीज दिख रही हैं आपको, ये इस तरह से दिखाई जाती हैं, और ये जाके जो पैथोजन आता है बाहर से उसके साथ चिपक जाती हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ये आप देख रहे हैं ना, साइटोकाइन स्टॉर्म से लोग मरे कोविड में बहुत, तो ये उसकी बात हो रही है। खैर ये तो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, बट साइटोकाइन स्टॉर्म भी जो आता है वो एक अलग चीज है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन्स आर दी बैकबोन ऑफ आवर लाइफ। और ये क्या करते हैं? ये जो अभी आपको हमने दिखाया, ये उसका दूसरी तरह से एक सरल इन्फोग्राफिक है। तो आई होप अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि भाई प्रोटीन कौन से 7 या 8 काम शरीर में करते हैं, तो आप ये बता पाएंगे कि दे एक्चुअली हेल्प इन क्रिएशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
They are antibodies that protect our immune function. They support muscle contraction and movement. They provide structural support to our body, हड्डियों के जरिए एक्सेट्रा। समझ में आ गया? डीएनए आरएनए का पूरा रेगुलेशन एक्सप्रेशन ये करते हैं वगैरह। तो प्रोटीन हमें मिलेंगे कहां से? तो ये आपके सामने वेजिटेरियन सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस दोनों दिखा दिए गए। तो अगर आप इन सोर्सेस को अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन अच्छी मात्रा में जा रहा है। और अगर शरीर में प्रोटीन अच्छी मात्रा में जा रहा है तो ये सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की जो सेल्यूलर मशीनरी को चलाना है उसका रॉ मटेरियल आप अच्छे से शरीर को सप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट्स के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, इसका क्या मतलब हुआ? यू विल हैव टू रियलाइज दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर अत्यधिक प्रोटीन भी आपने खा लिया तो शरीर में काफी कुछ उथल पुथल हो सकता है। क्या होगा बताओ मुझे? तो ये प्लांट सोर्सेस हैं और ये एनिमल सोर्सेस हैं। ठीक है, एक बार नजर से निकाल लो, देख लो। एंड नेचुरली पल्सेस तो बहुत बड़ा सोर्स होते ही हैं। अब एक और बहुत अच्छा एनालिसिस है, मैं लगे हाथों आपको ये एडिशनल जनरल नॉलेज भी बताते जा रहा हूं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि कौन से प्रोटीन सोर्स से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन GHGE होता है। तो जैसा आप अलग अलग कंपैरिजन करके देखेंगे, कुछ चीज़ों में सबसे कम है, कुछ चीज़ों में सबसे ज़्यादा। तो आने वाले 30 सालों में अगर आप देख रहे हैं कि बीफ और चिकन से इतना ज़्यादा, अब बीफ से ही सबसे ज़्यादा हो रहा है GHG एमिशन, चिकन से तो रिलेटिवली कम है, तो आर्टिफिशियल मीट की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है अब। और आने वाले 10 सालों में पूरा का पूरा मीट आर्टिफिशियली लैब में बनना शुरू होगा। तो जानवरों के सारे जितने भी एबिटॉयड्स हैं, कत्लगा, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप आर्टिफिशियली ही मीट बना लोगे। तो नॉर्मली कोई भी सेन व्यक्ति बोलेगा यार आर्टिफिशियल मीट ही खा लोगे तो जानवर को मारने की जरूरत ही नहीं है। ये क्रांति 10 साल में आ जाएगी और 20 साल में तो प्रैक्टिकली चारों तरफ फैल जाएगी। अब उससे होने वाले क्या बायोलॉजिकल इंप्लीकेशन है वो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन मैंने सोचा लगा तो मौका तो बता दूं आर्टिफिशियल मीट। तो प्रोटीन्स जो होते हैं, आइए जरा इनको थोड़ा सा गहराई में समझ लिया जाए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स बेसिकली मॉलिक्यूलर मशीन्स हैं, हमारे जीवन के सारे काम ये करती हैं। वो सारे एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, दे परफॉर्म वर्क, दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल्स। वायरसेस के अंदर भी अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं और वायरसेस उन प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को दबाने और खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। आपको समझ में आया? तो जो नोवेल कोरोना वायरस है या कोई भी वायरस है, उसके अंदर अनेकों प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर में घुस के हमारे इम्यून सेल को क्रश करने का काम करते हैं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करे, उसके पहले अपन इतना रिप्रोड्यूस कर जाओ। ये वायरस के प्रोटीन का काम होता है, ये वैज्ञानिकों को समझना है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि नोवेल कोरोना वायरस की स्पेसिफिक एग्जांपल आज के पूरे लेक्चर में हम लेंगे कि अब वायरस का हमको प्रोटीन स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s तक ये सब लेबोरेटरी में पेट्री डिश में होता था, तो उसमें कई साल लग जाते थे क्योंकि आप क्या मैक्रो लेवल पे काम कर रहे हो। अब 2021 में सब कुछ बदल चुका है। 2010 के बाद से ही आप माइक्रो लेवल पर एक एक मॉलिक्यूल के लेवल पर उसका 3D ढांचा बनाने लग गए हो, और ये तो क्रांति हो गई है। तो पूरे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर ढांचे बनना शुरू हो गए टू एन एक्यूरेसी ऑफ जस्ट 1 or 2% हियर और देयर। So now you know exactly how your vaccine drug will go and hit which part of the protein. जो आज से कुछ सालों पहले सोचने में भी असंभव लगता था, वो विज्ञान ने करके दिखा दिया। इसलिए तो इतना जल्दी जल्दी वैक्सीन बन के बाहर निकल आई, जो mRNA वैक्सीन आई भाई। और वो कैसे आई? टू हेल्प टैकल कोरोना वायरसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वायरल प्रोटीन काम कैसे करते हैं। इसलिए आज का जो पूरा लेक्चर है इसका तो एक बड़ा ग्लोबल इंप्लीकेशन है आपकी नॉलेज के हिसाब से। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने का तरीका है, लेबोरेटरी में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और फिर माइक्रो लेवल पे आपका पूरा ये डिकोडिंग का भी काम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोटीन बहुत ही जटिल होते हैं और उनमें हजारों 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्रोटीन इन एक्शन देख पाना ये एक चैलेंज हमेशा से रहा है। प्रोटीन्स बहुत सारे एमिनो एसिड्स को जोड़ के बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन। ये बायोलॉजी का एक बड़ा फेमस डायलॉग होता है भैया, इसको एक बार कमेंट थ्रेड में लिख दो और उसके ऊपर कुछ अपनी बढ़िया वाइज टिप्पणी जरूर कर देना। डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो जितने भी लोगों ने बायोलॉजी, जूलॉजी और डॉक्टरी की पढ़ाई की है उनको ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से पता होता है। प्रोटीन्स बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं और ये सारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं प्यारे दोस्तों, एटलीस्ट 20 डिफरेंट टाइप्स आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। और एक प्रोटीन में 300 से ज्यादा एमिनो एसिड कई बार हो सकते हैं
और ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ढांचा बन जाएगा। आपको बात समझ में आई? इसके बारे में और भी जानकारी मैंने दी है स्लाइड में, वो आप पढ़ लेना। जो काम की चीज़ है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आज मैंने काफ़ी सारा कंटेंट दिया है ताकि जिसको गहराई में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है उसको दिक्कत नहीं हो। तो जैसा आपने देखा, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम होता है। ये एक्चुअली है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़। आपको एकदम बारीकी से अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि ये आपकी कोई डॉक्टरी की एग्जाम नहीं है, ये आईएएस की एग्जाम है, यूपीएससी की एग्जाम है। एटलीस्ट इतना पता हो कि डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन। एकदम टॉप लेवल का नॉलेज आपको इस एग्जाम में काम आ जाएगा। बाकी एकदम बारीक ना तो कोई आपको ये डायग्राम बनाने को बोलेगा ना कुछ। तो फ्रॉम जीन्स टू प्रोटीन, अब यहां तो आपने देखा डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन, तो इसमें जीन्स का क्यों रोल हुआ? बहुत ही सिंपल है। ये हमारे शरीर का एक सेल है। इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ है वो टोटल हमारा जीनोम होता है। जीनोम सारे क्रोमोसोम्स के एक्सप्रेशन से मिलकर बनता है। ये एक क्रोमोसोम को हमने यहां पे खोलना शुरू किया। तो जब इसको हमने खोलना शुरू किया तो अ सर्टन लेंथ ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड डीएनए एक्सप्रेशन विल बी अवर जीन। जीन होती क्या है? अ सर्टन लेंथ ऑफ द डीएनए। तो जो डीएनए हमारा इस तरह से डबल हेलिक्स फॉर्मेट में होता है, उसकी कुछ लेंथ अलग अलग काम करने के लिए बनती हैं, और वो जीन्स हैं, जो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है केमिकल्स को कि तुम्हें क्या करना है। और ये सारी जटिल चीजें जो हैं करोड़ों सालों में मॉलिक्यूल्स के साथ आने से बनी है। सोचिए नेचर ने क्या कमाल कर दिया है। तो ये जो जीन्स होते हैं, इनमें वो दिशा निर्देश होते हैं कि प्रोटीन बनाओ। अब आप नीचे देख रहे हो 3 तरह के प्रोटीन बन गए। प्रोटीन्स अकेले अकेले भी काम कर सकते हैं और साथ में मिलके भी जटिल काम कर सकते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स के 3 डायमेंशनल ढांचे को समझना, यानी प्रोटीन फोल्डिंग को समझना, इसको फोल्डिंग कहते हैं। प्रोटीन किस तरह से अपने आप पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन फोल्डिंग। और उसको पढ़ पाना ये सुपर कंप्यूटर्स की मदद से आसान हो गया है। वो ट्रिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन बना के आपको बता देता है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप माइंड ने भी ये क्रैक कर लिया है, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो जब आप प्रोटीन को पढ़ते हैं, तो आज तक जो डॉक्टर लोग पढ़ते आए, फार्माकोलॉजिस्ट पढ़ते आए, वैज्ञानिक पढ़ते आए, 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। सिर्फ इतना ध्यान रख लेना। इससे ज्यादा बहुत अंदर तो फिर बायोलॉजी का टीचर आपको पढ़ाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, 4 लेवल से प्रोटीन बनता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देख रहे हो ना? तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये क्वाटरनरी। समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रोटीन्स बनते हैं। मतलब बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स। एक और इमेज दे रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो फाइनली जो प्रोटीन बना इस केस में, ये देखो क्या भयानक चीज बन के बाहर आई है। देख रहे हो आप? ये एक मॉलिक्यूल और ये कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो पूरा जीवन है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दम पे टिका, और एक एक प्रोटीन का एक एक काम होता है। कई बार प्रोटीन्स का फॉर्मेशन बिगड़ जाता है, फोल्डिंग गलत हो जाती है, तो वो बीमारियों को जन्म दे देते हैं। और प्रोटीन की फोल्डिंग पर टेम्परेचर का भी असर होता है, पीएच लेवल का भी असर होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स का भी असर होता है, मतलब हर चीज का। और अगर ये गलत हो जाए तो आपके प्रोटीन की फोल्डिंग गलत हो जाएगी, तो आपको कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ज्यादा टेक्निकल है, डर तो नहीं रहे हो? अरे टेक्निकल वेक्निकल कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज है भाई, और एंजॉय करो। नॉलेज को तो एंजॉय करना चाहिए, डर के भागना नहीं चाहिए। और सिलेबस में है तो भाग के जाओगे कहां? तो प्यारे दोस्तों, ये है आपका पूरा प्रोटीन के स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ बेसिक ज्ञान। धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो एक बात बताओ, नोवेल कोरोना वायरस का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर जीनोम देखना चाहोगे? यस और नो बोलो भैया। बहुत ही सरल है नोवेल कोरोना वायरस। छोटा सा खिलाड़ी है लेकिन तांडव कर गया। 30,000 बेस पेयर हैं केवल, और केवल 10 जीन्स हैं इसमें। ये इतना छोटा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अल्टीमेटली सेल के अंदर अगर घुस गया तो राइबोसोम को कैप्चर करेगा और खुद की कॉपियां बनवाएगा। और हमारे सेल उसकी कॉपियां बना बना के मर जाएंगे, अपना दम तोड़ देंगे, और वो उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ये है नोवेल कोरोना वायरस। ओनली 29,674 बेस पेयर, ATCGU वाले जो पेयर हम बोलते हैं ना आरएनए डीएनए में, ये तो सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस आरएनए है, इसलिए इसके अंदर हम बोलेंगे यूरेसिल आ जाएगा। तो ये 30,000 बेस पेयर हैं और केवल 10 जीन्स। लेकिन इसने कितना बड़ा तांडव कर दिया। अब ये तो सरल डायग्राम था, अगर एक एक आपको इसमें जीन का पूरा एक्सप्रेशन देखना है तो ये देखिए सामने। और ये सारी चीजें जनवरी 2020 में पूरा इसका डिकोडिंग कर लिया गया था। सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर नोवेल कोरोना वायरस में कौन सा प्रोटीन होगा वो जिस पे टारगेट करके वैक्सीन बनाई जाए। समझ रहे ना आप? ताकि वो वहां बेकार हो जाए। तो इस तरह से
प्रोटीन स्ट्रक्चर से पता चलता है कि दवाई कैसे बनेगी, कि दवाई किस हिस्से पे जाके हमला करे। उसके लिए चाहिए सुपर कंप्यूटर, जो है साइंस और टेक्नोलॉजी। कनेक्शन समझ में आया? तो दोस्तों अब क्या हो गया है, अगले 10 साल में बायोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू बायोटेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग प्लस सिंथेटिक बायोलॉजी प्लस डीएनए सीक्वेंसिंग। ये सब एक होते जा रहे हैं, ये सारे फील्ड एक हो जाएंगे। और 2050 आते आते तो लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि एक समय ये चीजें अलग अलग पढ़ाई जाती थी। बात समझ में आ रही है? तो 2050 में एक बार आके देखना, तुमको समझ में आएगा। तब संदीप सर जिंदाबाद बोलना भूलना मत। लिखो कमेंट थ्रेड में, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, पूरी प्लेलिस्ट है बढ़िया, चारों अच्छे से देखो, और आज का पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना। अब ये जो आपने सारे प्रोटीन्स देखे, आप बोलोगे सर ये कौन कौन से हैं, देख लो। तो ये जो नोवेल कोरोना वायरस है जिसने इतनी तकलीफ दी है हमको सेकेंड वेव में, उसमें 4 बड़े प्रोटीन होते हैं भैया, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार। और ये बड़े प्रोटीन्स कौन से हैं? स्पाइक प्रोटीन, ये सबसे बड़ा गुंडा है इसके अंदर। और जो स्पाइक प्रोटीन है उसी से सबसे ज्यादा तकलीफ आई है। आपको बात समझ में आई? ये रहा वो स्पाइक जिससे प्रोटीन बनाई है, वो जीन एक्सप्रेशन है। तो ये स्पाइक प्रोटीन ही घुसता जाके हमारे सेल के AC2 से। फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एनवेलप प्रोटीन है, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन है, SMEN प्रोटीन। समझ में आए? ये 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है नोवेल कोरोना वायरस के, बाकी के नॉन स्ट्रक्चरल हैं। तो ये उसका ढांचा मेंटेन करके रखते हैं। और ये कौन क्या करता है आपके सामने है। और ये S प्रोटीन है जिसने हमको सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। यही रिकॉग्नाइज करता है होस्ट यानी इंसान की सेल्यूलर रिसेप्टर कि कहां है ACE2, उसमें जाके ये घुस जाता है। तो जब दुनिया भर के बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में जैसे मॉडर्ना के, फाइजर के कोविड-19 की वैक्सीन बनना शुरू हुई, तो ये रहा विरियॉन। एक सिंगल वायरस को विरियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विरियॉन। और वायरस तो एक तरह से हम पूरी फैमिली को बोलेंगे, तो एक सिंगल वायरस पार्टिकल यानी विरियॉन। इसके अलग अलग प्रोटीन्स पे हमला करने के लिए टारगेट्स चूज किए जाते हैं। उसके लिए पहले प्रोटीन का पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए सीक्वेंसिंग करना पड़ता है। अब तो ये इतना सरल हो गया है कि पूछो मत। आपको इंसाकॉक के बारे में पता है? तो भारत में भी पहले 10 लैब थे, अब 28 हो गए, जिनको ये इंस्ट्रक्शन है सरकार की तरफ से कि भाई जितना भी भारत में ये पूरा कोरोना वायरस फैल रहा है, जिन जिन लोगों को हो जाता है उनमें से सैंपल लेके उसका पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग हो, ताकि वेरिएंट्स का पता चले। तो अब डेल्टा प्लस तक हम आ गए, B1617121 तक, और ये और आगे म्यूटेट करेगा। वेरिएंट्स तो इसके हजारों आ चुके हैं, डेंजरस वेरिएंट्स 5-6 हैं, बाकी के तो हार्मलेस वेरिएंट्स होते हैं। होता रहता है म्यूटेशन, किसी और प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां डेडली म्यूटेशन है जिससे वो ज्यादा चिपकेगा हमारे सेल से, हमारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न केवल वो होता है। तो मैंने आपको VOC का भी बेसिक लॉजिक बता दिया। कमेंट थ्रेड में समझा दो मुझे एक बार क्या बताया मैंने अभी। अब आते हैं प्रोटीन फोल्डिंग पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोटीन फोल्डिंग इज अ प्रोसेस, ये बिल्कुल याद रख लेना और एक बार कमेंट थ्रेड में लिख देना। अब इससे बच के भाग नहीं सकते गुरु, इसको ढंग से पढ़ो। प्रोटीन फोल्डिंग वो प्रक्रिया है बाय विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स टू बिकम अ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन इन द नेटिव 3D स्ट्रक्चर। तो पहले तो वो सिर्फ कुछ केमिकल्स थी, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो ऐसी फोल्ड होती है कि वो अचानक से बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन बन जाती है और वो शरीर के सारे काम करने लगती है। इसको कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। मतलब एक ऐसा 3D का खतरनाक ढांचा जो बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया है, तो तभी उसके ऊपर वायरस का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो निकलता है, या हमारे शरीर में जो है उसके एक्सप्रेशन निकलते हैं। एमिनो एसिड से बने पेप्टाइड, पेप्टाइड से बने प्रोटीन। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ो। प्रोटीन फोल्डिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स यानी अपने आप को इस तरह से स्ट्रक्चर में अरेंज करती है कि वो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन बन जाए। समझ में आया? तो एमिनो एसिड से क्या बना? पेप्टाइड। पेप्टाइड से क्या बना? प्रोटीन। ये देखिए टिपिकली एक प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कैसे फोल्ड हो रहा है और फिर वो एक स्टेबल रूप में अपने लेवल पर आएगा। अगर इस 3D ढांचे को हम बना पाए तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा जो ड्रग जाएगा वो इसके किस हिस्से में जाके खुद को लॉन्च कर लेगा और उसको निष्क्रिय कर देगा। बस यही तो साइंस है और यही काम आज सुपर कंप्यूटर्स कर रहे हैं। आपको ट्रिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बना के बता देते हैं वैज्ञानिकों की कि यहां हमला करो, और उस हिसाब से आप पूरी दवाई का डिजाइन मॉलिक्यूलर लेवल पे कर सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। ये जो पूरी की पूरी प्रोटीन फोल्डिंग है ये हमारे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है।
चौथी पांचवी छठी क्लास में सेल स्ट्रक्चर पढ़ाते याद आ रहा है। बायोलॉजी का बेसिक कोई बच के भाग नहीं सकता उससे। वैसे तो पूरा शरीर ही बायोलॉजी, तो बच के जाओगे का, आत्मा लेके थोड़ी घूमोगे भटकती आत्मा बन के। दिस इज अ वाइटल सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि अगर प्रोटीन सही ढंग से फोल्ड नहीं हुए तो वो गलत फोल्ड हो जाएंगे, गलत होंगे तो वो पैथोलॉजी बहुत सारी डिजीजेस की क्रिएट कर देंगे। और इसीलिए प्रोटीन फोल्डिंग पर इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर, पीएच, केमिकल, बहुत सारी चीजों का असर पड़ता है और सही गलत दोनों हो सकता है। 4 लेवल पर होता है और किस शेप में ये होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20 के आसपास एमिनो एसिड्स के प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताया, और ये 20 एमिनो एसिड हजारों तरीकों से आपस में जुड़ सकते हैं, जिससे पोटेंशियली अरबों स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहले लेबोरेटरी की पेट्री डिश में एक्सपेरिमेंट कर करके 5 साल में पता चलता था। अब सुपर कंप्यूटर और एक्सा स्केल के, जैसे विजय पांडे लैब स्टैनफोर्ड में प्रोटीन फोल्डिंग एट होम प्रोजेक्ट दे दिया, सेटी प्रोजेक्ट के जैसे। सेटी प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? क्या है सेटी प्रोजेक्ट, बताइए। SETI प्रोजेक्ट। पूरे आसमान का चक्कर लगाता रहता है वो टेलीस्कोप ढूंढने के लिए कि कहीं से कोई सिविलाइजेशन कोई सिग्नल तो नहीं बोल रही कि हाय क्या हाल है, मस्त ऐश चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, आम का रस इस साल पिया कि नहीं गर्मी में, ऐसा कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा कहीं से, मतलब ऐसा पढ़ने के लिए। ये सिग्नल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जैसे जीव और कहीं नहीं होंगे। आपको बात समझ में आई? मैंने अभी जो बोला इसलिए नहीं कि वी आर वेरी स्पेशल, इसलिए बिकॉज वी आर द एंड रिजल्ट ऑफ अ वेरी लार्ज सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स एंड द सेम सीरीज माइट बी रिपीटेड एल्सवेयर इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो प्यारे दोस्तों, ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके लिए तो आपको सुपर कंप्यूटर्स लगेंगे, और वो आ गए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IBM का डीप माइंड जिसने ये क्रैक करके दिखा दिया है। तो अब वैज्ञानिक किसी भी वायरस के प्रोटीन्स को महज कुछ घंटों या कुछ दिनों में क्रैक कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई? तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि आने वाले सालों में क्या अगला पेंडेमिक ऐसा आ सकता है, पेंडेमिक तो आ सकता है, लेकिन उसको बहुत जल्दी कंटेन किया जाएगा, क्योंकि अब उस विरियॉन का जो पूरा जीनोम निकाला जाएगा उस वायरस का, उसमें वैज्ञानिक कुछ ही घंटों में उसके सारे प्रोटीन्स का पूरा आपको 3D स्ट्रक्चर दे देंगे, और फिर वैक्सीन बनाने वाले 2, 3, 4 महीनों में वैक्सीन रेडी करके mRNA की दे देंगे। पूरी क्रांति आने वाली है। mRNA मेडिसिन इज गोइंग टू चेंज द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर एवर। आप देखिएगा धीरे धीरे अभी आपके सामने आएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से प्रोटीन्स बनते हैं और पाथवेज होते हैं। तो ये जो सार्स घुसता है शरीर में, SARS-CoV-2, ये अलग अलग तरीके से हमला करता है और हर स्टेज के लिए दवाई बनाई जा सकती है। इसीलिए अलग अलग ड्रग्स अलग अलग अप्रोच लेके चलते हैं। कोई उसको स्टेज 1 पे पकड़ेगा, कोई स्टेज 2 पे पकड़ेगा, कोई स्टेज 3 पे, किसी भी स्टेज पे पकड़ लो उसका मरना तय है। दैट इज वाई डिफरेंट वैक्सीन्स एंड डिफरेंट मेडिसिन हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स अ पैथोजन। क्लियर? रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट। तो जब हमने आपसे कहा कि प्रोटीन में ट्रिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स के फोल्डिंग में, तो बहुत मुश्किल है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पता हो सकता है, लेकिन कौन से शेप में वो फोल्ड हो गया वो कैसे पता चलेगा? और इसी से 1970 से 50 सालों से पूरा का पूरा ये एक झंझट बना हुआ था। क्रिश्चियन एन्फिसन, इनको नोबेल प्राइज मिला था ये बताने के लिए कि सीक्वेंसेस से स्ट्रक्चर डिटरमिन होता, लेकिन वो भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर पाते थे। ड्रग डिजाइन आजकल 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से होने लग गई है। बायोटेक्नोलॉजी का काम ही यह है, लेकिन ये भी तभी होगी जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा। और दिस इज सो फॉर ओनली अ क्वार्टर ऑफ द रफली 20,000 ह्यूमन प्रोटीन्स आज की तारीख में, और 15,000 से ज्यादा ड्रग टारगेट्स आज भी अनटैप्ड हैं। उसके बाद एक CASP प्रोजेक्ट आया 1994 में, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अमेरिका में जब ये CASP आया, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, तो उसमें वैज्ञानिकों को, इनोवेटर्स को, कंप्यूटर वालों को ये सारा खुली चुनौती दी गई कि आप आइए हर साल और हमें बताइए कैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर ढूंढ ढूंढ के निकालोगे। बरसों तक लोग कोशिश करते रहे और टोटल क्रैक करने का, फोड़ देने का काम IBM के डीप माइंड ने किया। 2018 में IBM अपने डीप माइंड सॉफ्टवेयर को लेकर आया और उसने एक नया प्रोजेक्ट दिया, अल्फा फोल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसमें उसने दर्जनों प्रोटीन्स के 3D ढांचे बना के दिखा दिए विथ ओनली 1.6 एंगस्ट्रॉम एरर मार्जिन। अब 1.6 एंगस्ट्रॉम या 0.16 नैनोमीटर तो एक सिंगल एटम के साइज का है। इसका मतलब 99.99% उसने ढांचे प्रोटीन के सही बता दिए। तो IBM का जो डीप माइंड है, जो AI सॉफ्टवेयर है, उसने किसी भी प्रोटीन के ढांचे को प्रेडिक्ट करने की ताकत आ गई है। भविष्य की बीमारियां अब बहुत जल्दी सॉल्व होंगी।
आपको बात समझ में आ रही है? तो नेचर के सबसे बड़े बिल्डिंग ब्लॉक हमने पकड़ लिए हैं। अब ये है वो विलेन जिसने दुनिया भर के 780 करोड़ लोगों को परेशान कर रखा है, स्पाइक प्रोटीन ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। ये है कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन। वो जाके हमारे सेल के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर पे चिपक जाता है और ये बहुत भयंकर होता है। सीधे पूरे वायरस को लेके ये इसके जरिए हमारे सेल के अंदर घुस जाता है और फिर हमको हाईजैक कर लेता है। यही तो सारा खेल है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी दवाइयां, हमारे वायरस, ये इस चीज को हमारी दवाइयां और हमारे वैक्सीन, नॉट वायरस, इस चीज को तोड़ दें और ये जो एफिनिटी है इसको तोड़ने का काम करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? तो इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कोशिश की। कुछ ने 2020 में क्राउड सोर्स प्रोजेक्ट लगाए, जैसे विजय पांडे लैब स्टैनफोर्ड ने एक फोल्डिंग एट होम प्रोजेक्ट सेटी की तर्ज पे शुरू किया। लोग अपनी स्पेयर कंप्यूटिंग कैपेसिटी सिर्फ एक ऐप के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और प्रोटीन की 3D फोल्डिंग शेप का पूरा स्ट्रक्चर 2.4 एक्साफ्लॉप 10⁻18 के लेवल पर ऑपरेशंस पर सेकेंड के रेट पर इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर वॉलंटियर्स ने खड़ा कर दिया। आपको बात समझ में आ गई? और ऐसा कर करके ये समझ में आया कि इस तरह के ग्लोबल कोऑर्डिनेशन से, रॉ कंप्यूटिंग पावर, ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग पावर से हम कितना भी जटिल प्रोटीन हो उसका ढांचा निकाल लेंगे। और अगर वो निकाल लिया तो दवाई एग्जैक्टली कहां फिट करनी है वो पता चल जाएगा, तो फटाफट दवाई बन सकती है। अब एक्सपेरिमेंटेशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्या आपको बेसिक फंडा समझ में आया कि चल क्या रहा है दुनिया में? और ये वो स्पाइक प्रोटीन है। तो ये जितने भी आपको वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं ना, ये अलग अलग नाम, अल्फा बीटा डेल्टा, जो सारे नाम दे दिए गए क्योंकि पॉलिटिकली कंटेंशियस हो गया था। इंडियन वेरिएंट बोलते तो नाराज हो जाते हैं, साउथ अफ्रीकन बोलते तो नाराज हो जाते हैं, ब्राजीलियन, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी किया है, और डेल्टा प्लस हो गया और वो हो गया, उसमें इसी को स्टडी कर रहे हैं। और इसके कौन कौन से इससे म्यूटेट हो रहे हैं, वो नेचुरल इवोल्यूशन होगा। वायरस का काम ये म्यूटेट करना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, प्रकृति ने। हमारा ये है कि हम उसको समय बहुत दे रहे हैं म्यूटेट होने को। तो अब आने वाले समय में जो डीएनए और एमआरएनए वैक्सीन आ रही हैं वही तो है सारी क्रांति। तो इस बार जो पूरा नोवेल कोरोना वायरस के लिए 6 तरह की वैक्सीन बनी हैं वो आपके सामने, बहुत खूबसूरत डायग्राम WHO की साइट से लाया हूं। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बनी है। मुझे जल्दी से कमेंट थ्रेड में बताओ दोस्तों, हमारी कोवैक्सीन ये 1 2 3 4 5 6 में से कौन सी वाली है? और जो कोविशील्ड बना रहे हैं आधार पूना वाला SII में, वो ये 1 2 3 4 5 6 में से कौन सी है? तो पहली है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, ठीक है। दूसरी है वायरस लाइक पार्टिकल और नैनो पार्टिकल वैक्सीन, समझ में आ गया आपको। तीसरा है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। प्रोटीन आज का टॉपिक ही प्रोटीन है। वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन, ये रहा चौथा। डीएनए एंड एमआरएनए वैक्सीन, सबसे बड़ी क्रांति विज्ञान की हो चुकी है साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से। और लाइव अटेन्युएटेड वायरस वैक्सीन, ये छठी। समझ में आ गया? तो ये 6 प्रकार की वैक्सीन है। कमेंट थ्रेड में जल्दी से बता दो कोविशील्ड और कोवैक्सीन किस तरह की हैं, और नेचुरली फाइजर और मॉडर्ना की तो एमआरएनए वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए। तो ये इस तरह से काम करती है। इसको कभी और आगे बढ़ाएंगे, इतना सब एक ही क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको मजा आया। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो केवल कुछ ही महीनों में फाइजर जो एक फार्मा कंपनी थी, उसने जर्मनी के एक छोटे से स्टार्टअप मॉडर्ना, जिसके पास अपनी वेबसाइट तक नहीं थी, उससे हाथ मिला के पूरा का पूरा वैक्सीन खड़ा कर दिया। और अगर ये कर सकते हैं तो भविष्य की तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पूरा पैसा लगाएंगी इन टेक्निक्स पे, तो क्या क्रांति होने वाली है सोच लीजिए। तो प्रोटीन फोल्डिंग से निकला ये सारा डिस्कशन अब हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया। आज के हमारे एग्जाम क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन से पहले निवेदन, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, मिशन पीटी को जरूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा, लिंक आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से उत्तर देते चलिएगा। जैसा मैंने कहा, आपका पार्टिसिपेशन जब तक बना हुआ है, हमारे क्वेश्चंस बराबर बने हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? गब्बर सिंह ने भी कहा था ना, क्या कहा था गब्बर सिंह ने? जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। तो भैया जब तक तुम्हारे MCQs के जवाब आते रहेंगे ये सेक्शन आता रहेगा। बहुत सीधी सी बात है। सर गब्बर सिंह बहुत बड़ा फिलोसोफर था भाई साहब, बता रहा हूं मैं आपको। और ये रहा आज का हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कंप्यूटिंग साइंस एंड AI आर कन्वर्जिंग टुगेदर टू फाइंड आंसर्स टू सम ऑफ मैनकाइंड्स टफेस्ट मेडिकल चैलेंजेस। कमेंट एनालिटिकली इन लाइट ऑफ द mRNA टेक्निक्स डेवलप्ड टू बैटल द कोविड पैंडेमिक। 100% आ सकता है एग्जाम में, तैयारी रखना। और इसी का कोई वर्जन हो सकता है पूरा ऐसे के टाइप में सामने आ जाए, उसमें ये सारा ज्ञान आपके काम आएगा।
और इसलिए हर ज्ञान को एब्जॉर्ब करो, क्योंकि बदलते समय के साथ पूरे सिलेबस में इतने करंट अफेयर्स के एलिमेंट ऐड होंगे। ये तो एक तरह से करंट अफेयर्स का पूरा सेशन था। यस और नो? तो मजा आया आपको? इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करने का समय हो गया है। कोविड प्रोटीन डिकोडिंग हमने देखी, विच इज बेसिकली प्रोटीन फोल्डिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वैक्सीन्स आर क्रिएटेड। कल मिलेंगे आपसे 18वें सेशन में एनवायरमेंट इकोलॉजी। तो जैसा मैंने आपसे कहा, सजेस्ट करते चलिए कमेंट थ्रेड में आप अगले टॉपिक में क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा रहता है, उससे हमको भी बहुत कुछ आगे की तैयारी करने में मदद मिलती है। उसके अलावा सुबह मैं आपके लिए एडिटोरियल एनालिसिस लाता हूं करंट अफेयर सीरीज में, देख रहे हैं बराबर। दोपहर में हमारे साथी आपके लिए पीआईबी एनालिसिस लाते हैं, और उसके अलावा करंट अफेयर बूस्टर भी हमारे चल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। नमस्कार, जय हिंद।